तो दोस्तों, यदि आप मेरा पूरा लेक्चर देखते हैं तो ठीक है, यदि नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं। अब बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ जब धारा 315 से रिलेटेड प्रावधान पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जांच विचारण साधा उपबंध के तहत धारा 309 से 320 के प्रावधान, ठीक है। जहां पर बताया गया है कि आवश्यक साक्षी को समन, यानी कि कोई साक्षी है जो जिसको लगता है कि इसे समन करना चाहिए, उसे विटनेस है और उससे क्या है साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, तो वहां पर उसको समन किया जा सकता है। उसको पावर किसकी है, ठीक है ना। अभियुक्त सक्षम साक्षी कब होता है, यानी कि नॉर्मल देखा जाए तो जब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसको अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अभियुक्त कब सक्षम साक्षी होता है, इसके बारे में प्रावधान कहाँ है। और अपराधों का समन, यानी कि किन अपराधों का समन किया जा सकता है। समन का मतलब क्या है कि समझौता किया जा सकता है। ये धारा 320 में हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो धारा 309 की। तो धारा 309 क्या कहती है कि कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। अब जब कार्रवाई चल रही है, किसी मान लीजिए ट्रायल चल रही है, अब ट्रायल के बीच में यदि न्यायालय को ऐसा लगता है, ठीक है, जांच या विचारण चल रहा है, उसके बीच में ऐसा लगता है कि कार्रवाई के थोड़े दिन के लिए स्थगित कर देना चाहिए, ठीक है, या फिर उसको मुलतवी कर देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको मुलतवी स्थगित करने के पावर यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बताता है कि प्रत्येक जांच या विचारण में कार्रवाइयाँ सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक, यानी कि जितने भी विटनेसेस हैं, जितने विटनेस आए हैं, जितने साक्षी आए हैं, उनकी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक उनके एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तब तक जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं जो जांच विचारण में, वो क्या है दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी। उस यानी कि गैप नहीं किया जाएगा जब तक उन क्या नहीं हो जाता, एग्जामिन नहीं होते सारे विटनेसेस, जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए। यानी यदि मान लीजिए इसके अलावा कि कोई ऐसा रीजन है जिसको जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, स्थगित करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किसको, न्यायालय को। तो यहाँ पे न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक ना समझे, यानी कि जब तक वो आवश्यक नहीं समझता है न्यायालय, तब तक इसको स्थगित नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिन प्रतिदिन इसकी कार्रवाइयाँ चलेगी। ये तो बात हो गई यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल की। अब यहाँ पे आता है प्रोवाइजो एक जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये कब जुड़ा है, 2018 के संशोधन में जोड़ा गया था। परंतु जांच विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए, 376 ए बी, बी सी, ये जो रेप से रिलेटेड मामले हैं, यानी बलात्संग से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, तो यहाँ पर यदि इनका जांच विचारण चल रहा है तो इसकी जो आरोप पत्र फाइल किया जाता है, यानी आरोप पत्र कहाँ फाइल किया जाता है, 173 में, ठीक है। तो 173 की जब चालान शीट पेश कर दी जाती है तो उसके 2 महीने के भीतर क्या किया जाएगा, इस जो पूरी कार्रवाई, ये जांच विचारण है, उसको निपटाया जाएगा, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ये मैंडेटरी यहाँ पे प्रोविजन जोड़ा गया था, कठुआ रेप केस हुआ था, उसके बाद इसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 173 में तो है, लेकिन वह यही चीज़, जितनी चीज़ यहाँ पे बताई गई प्रोवाइजो में, ठीक है, कि परंतु जब जांच विचारण भारतीय दंड संहिता 376, ये सारी चीज़ कहाँ पे बताई गई है। अब जब आप देखेंगे 173 को 1A, यानी कि 173 जब आप सेक्शन देखेंगे उसमें एक सेक्शन जुड़ी हुई है 1A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब जांच विचारण, यहाँ पे तो 309 में तो जांच विचारण के बारे में बताया है, लेकिन जब ये चार्जशीट पेश करने के बारे में कहाँ पे बताया गया है कि जो अन्वेषण किया जाएगा वो 2 महीने के अंदर अन्वेषण भी किया जाएगा, यानी कि जब सूचना मिलती है पुलिस को, उसके 2 महीने के भीतर क्या करना होगा, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट करके चार्जशीट पेश करनी होगी। 173 1A में कहता है वही चीज़ यहाँ पे क्या बताया गया है प्रोवाइजो में, कि जांच विचारण के 2 महीने के भीतर किया जाएगा। और साथ ही साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ से, जब आप देखेंगे सेक्शन 377 इसी सीआरपीसी का, ठीक है। तो 377 का क्लॉज 3, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब इससे रिलेटेड मामले, जो रेप से रिलेटेड मामले हैं, इसकी क्या की जाती है, अपील की जाती है, कहाँ पर, वो ऊपरी कोर्ट में। अपील तो ऊपरी कोर्ट में ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऊपरी कोर्ट में अपील की जाती है तो अपील फाइल करने के 6 महीने के भीतर, ठीक है, जब अपील फाइल की जाती है उसके 6 महीने के भीतर क्या करना होगा, आपको उसका निपटारा करना होता है,
तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन आता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन कितने महीने में, 2 महीने में कंप्लीट करना होगा। उसके जब आरोप पत्र यहाँ पे फाइल किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोप पत्र यानी चार्जशीट फाइल की जाती है, तो 309 के तहत क्या है, यहाँ प्रोवाइजो में जुड़ा है कि 2 महीने के अंदर आपको जांच विचारण कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यदि अपील की जाती है तो अपील की तारीख से क्या किया जाएगा, 6 महीने के अंदर उसका अपील को निपटाया जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपील कहाँ पे, 377 के क्लॉज 3 में बताया गया है। तो ये हो गए आपके कार्रवाई के बारे में, जांच विचारण करने के बारे में, इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में, यदि रेप से रिलेटेड मामला है। तो ये आपका प्रोवाइजो ये कहता है, ये 2018 में प्रोवाइजो जोड़ा गया था, कठुआ रेप केस हुआ था उसके बाद, ठीक है। और दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारंभ करना मुलतवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए, तो वह समय समय पर ऐसे कारण से जो लेखबद्ध, यानी कि जब जब वह आवश्यक समझता है न्यायालय, तब तब क्या कर सकता है, कार्रवाई को मुलतवी कर सकता है, यानी बढ़ा सकता है, ठीक है, पोस्टपोन कर सकता है, एडजेंट कर सकता है ये। और जब ये मुलतवी या स्थगित किया जाता है और यदि जो अभियुक्त है कहाँ है, अभिरक्षा में है, तो उसे वारंट द्वारा प्रेषित करेगा, यानी वारंट रिमांड में यहाँ पे भेज देता है। अब यहाँ पे एक चीज और जोड़ी जाती है, जो वारंट रिमांड से भेज तो रहा है, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रेषित नहीं करेगा। यानी कि जो 15 दिन, यहाँ पे कितने दिन के वारंट रिमांड पे भेजेगा, 15 दिन के लिए, यानी कम सबसे अधिकतम कितना, 15 दिन है। यहाँ पे बताया गया कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्री का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, जो यहाँ पे एमपीसीजे के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ 315 के तहत, धारा 315 के तहत जो अभिरक्षा में भेजा जाता है तो वो कितने दिन के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन तक ही अभिरक्षा में भेज सकता है, ठीक है ना, 15 दिन से अधिक के लिए प्रेषित नहीं करेगा। ये प्री का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बात करें तो एक प्रोवाइजो और है कि परंतु यह कि जब साक्षी हाजिर हो तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन और मुलतवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना लेखबद्ध किए जाएंगे, जो नहीं दी जाएगी। यानी कि जब साक्षी हाजिर हैं, ठीक है, कोई विटनेस आया है, अब उसकी एग्जामिनेशन करना है, तो जब तक उसकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती ना, तब तक स्थगन या मुलतवी नहीं किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कोई विशेष कारण ऐसा आ गया, कोई स्पेशल रीजन आता है कि मान लीजिए जो विटनेस है वो नहीं आ सका, ठीक है ना, तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए वकील साहब नहीं आ सके, तो यहाँ पर क्या है कि ये इसके विशेष कारण जब तक नहीं होगा तब तक स्थगन नहीं किया जाएगा। कब तक, जब तक कि साक्षी हाजिर हो, ठीक है। यदि साक्षी हाजिर है, यदि साक्षी हाजिर ही नहीं है तो ठीक है, आप कर सकते हैं स्थगन या फिर मुलतवी कर सकते हैं। लेकिन यदि हाजिर हैं तो वहाँ पे इसका जो भी उसका स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद एक और प्रोविजन आता है कि परंतु यह है कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए मंजूर नहीं किया जाए कि अभियुक्त व्यक्ति को उस पर आरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दंडादेश के विरुद्ध हेतु प्रदर्शित करने में समर्थ बनाए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मोटिव प्रदर्शित करने के लिए, यहाँ पे समर्थ बनाने के लिए कोई ऐसा मंजूर नहीं किया जाएगा स्थगन कि उसके मोटिव प्रदर्शित किया जाए, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोवाइजो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो प्रोवाइजो है ये आप कब जोड़ा गया था, 2013 के संशोधन द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था ये वाला प्रोवाइजो। तो जहाँ की परिस्थितियाँ उस पक्षकार के नियंत्रण के परे है के सिवाय पक्षकार के अनुरोध पर कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी कि जब पक्षकार आता है स्वयं, तो वहाँ पे पक्षकार क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है कि जैसा आप क्या कर दें कि यहाँ पे उसके लिए कार्रवाई को स्थगित कर दें कुछ दिन के लिए, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है ना, 1 हफ्ते के लिए या फिर 2 दिन 4 दिन जितना भी है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। लेकिन यह कब, जबकि परिस्थितियाँ उस पक्षकार के नियंत्रण के परे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब उस पक्षकार कह रहा है कि इसको बढ़ाना है, ठीक है, अर्जेंट करना है, मुलतवी करना है, तो वहाँ पर यदि न्यायालय को लगता है कि उसके पक्षकार के नियंत्रण के परे है, तब तो ठीक है, मंजूर कर लेगा। यदि पक्षकार के नियंत्रण के परे नहीं है तो वहाँ पे स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में लगा हुआ स्थगन आधार नहीं, यानी कि कोई पक्षकार आता है, कहता है कि हमारे वकील साहब किसी दूसरे कोर्ट में है, ठीक है ना, कुछ दूसरे कोर्ट में बहस कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर यह आधार नहीं होगा स्थगन का, ठीक है ना, एडजमेंट करने का यह आधार नहीं माना जाए कि आपके वकील कहीं और है, ठीक है ना, किसी अन्य कोर्ट में है, तो इसलिए स्थगन नहीं दिया जाएगा। तीसरा आता है कि जहां कोई साक्षी न्यायालय उपस्थित है परंतु पक्षकार या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है,
यानी कि विटनेस तो हाजिर है लेकिन पक्षकार ही नहीं है या फिर उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, अथवा पक्षकार है उसका अधिवक्ता यदि न्यायालय में उपस्थित है लेकिन साक्षी का परीक्षण परीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि यदि मान लीजिए जो पक्षकार या फिर उसका जो अधिवक्ता है वो उपस्थित तो है लेकिन यह प्रतिपक्ष यानी कि क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है उस दिन, तब न्यायालय यदि उचित समझे है तो साक्षी के यथास्थिति मुक्त परीक्षा प्रतिपक्ष को अभिमुक्त करते हुए साक्षी कथन अभिलिखित करेगा और उसे ऐसा आदेश पारित कर सके जैसा उचित समझे। यानी कि जब न्यायालय में क्या होता है, विटनेस हाजिर है, ठीक है ना, यदि मान लीजिए विटनेस तो हाजिर है लेकिन मान लीजिए कोई पक्षकार है उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। यदि दूसरा कंडीशन ये आता है कि पक्षकार के या उसका अधिवक्ता उपस्थित तो है, ठीक है, यहाँ पे उपस्थित नहीं था लेकिन यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन वो क्रॉस करने के लिए परीक्षा करने के लिए तैयार नहीं था, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको जो भी विटनेस आया है उसका क्या करेगा, उसकी मुक्त परीक्षा और प्रति परीक्षा को मुक्त कर देने की छूट दे देगा और उसके जो भी स्टेटमेंट होंगे उसको रिकॉर्ड करेगा और जैसा आदेश पारित करना उचित समझे वह न्यायालय उचित समझे उसको क्या कर सकता है, पारित कर सकता है ऐसा आदेश। ठीक है, ये हो गया कार्रवाई को मुलतवी करने से संबंधित प्रावधान। आई होप आपको ये पूरा प्रावधान आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो दो धारा 310 की। तो धारा 310 क्या कहता है, स्थानीय निरीक्षण के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे स्थानीय निरीक्षण के बारे में धारा 310 में क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है, कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम, यानी कि जो कोई मजिस्ट्रेट है या फिर कोई न्यायाधीश है, इसमें इनके समक्ष कोई जांच चल रही है, ठीक है ना, इंक्वायरी चल रही है, कोई ट्रायल चल रही है या फिर अदर प्रोसीडिंग कोई चल रही है किसी भी स्टेज पर, ये पक्षकारों को समय सूचना देने के पश्चात किसी स्थान में, यानी कि जिस पक्षकार के यहाँ स्थानीय निरीक्षण करना है तो वहाँ पर उस पक्षकार को समय सूचना दी जाएगी, उसके पश्चात किसी भी स्थान में जिसमें अपराध का किया जाना अविकथित है या फिर अन्य स्थान में जा सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके बारे में उसकी राय है कि उसका अवलोकन ऐसी जांच विचारण के दिए गए साक्ष्य के उचित विवेचन करने के लिए प्रयोजन के लिए आवश्यक है। इसे निरीक्षण में देखें कि कहीं सुसंगत तथ्य का ज्ञापन अनावश्यक विलंब के बिना लेखबद्ध करेगा। यानी कि जब कोई न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, उसके समक्ष कोई जांच चल रही है, कोई विचारण चल रही है या फिर अदर कार्रवाई किसी प्रकार की चल रही है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पक्षकारों को सूचित किया जाएगा, ठीक है, जब पक्षकारों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी, नोटिस मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे उस स्थान पे जाया जाएगा जहाँ पे अपराध हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका क्या किया जा सकता है, लोकल इंस्पेक्शन किया जा सकता है, स्थानीय निरीक्षण किया जा सकता है। ये बात बोली गई धारा 310 में, ठीक है ना। यहाँ पावर किसको है, कोई किसी न्यायाधीश या फिर किसी मजिस्ट्रेट को। इसी प्रकार से आप देखेंगे सेक्शन 148, ठीक है ना, सीआरपीसी की सेक्शन 148 में क्या है कि लोकल इंक्वायरी के बारे में बताया गया। तो लोकल इंक्वायरी के बारे में इसमें कहा पावर किसको है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है 148 में, जो लोकल इंक्वायरी करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसे लोकल से रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया था, ठीक है। तो 310 को आप रेट कर सकते हैं 148 के तहत। ज़्यादा लिंक तो नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा बहुत लिंक हो रहा था इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर उसके बाद हम बात करेंगे, इसका दूसरा क्लॉज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद 311 में आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 311 सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी इसमें प्री में पूछा जा चुका है काफ़ी बार, ठीक है। तो आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, आप माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आपको डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट में देख सकते हैं धारा 311 को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप अभी नहीं है, ख़राब हो चुका है, जिसके कारण मैं पूरे नोट्स बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई किसी भी स्टेज में, यानी कि चाहे जांच चल रही हो, इंक्वायरी चल रही हो, चाहे ट्रायल चल रहा हो या फिर अदर प्रोसीडिंग जो भी हो रही है, तो किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है। यानी कि न्यायालय के पास इतनी पावर है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, तो जो क्या है कि उस जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में क्या है, साक्षी के रूप में उसको बुलाया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसके समन किया जा सकता है, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुलाना है और कोई डॉक्यूमेंट पेश करवाना है, तो वहाँ पर क्या है कि सेक्शन 91 की एप्लीकेशन देता है कौन, चाहे तो प्रोसिक्यूशन या फिर आपका जो भी अभियुक्त रहता है उसकी ओर से यहाँ पे एप्लीकेशन लगती है। लेकिन न्यायालय क्या है कि उसको क्या कर सकता है, उसको समन कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। अब न्यायालय तो आवेदन लगाएगा नहीं कहीं,
ठीक है। तो वहाँ पे यदि इसको लगता है कि किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन किया जा सकता है तो वहाँ पे समन कर सकता है। और या फिर किसी व्यक्ति को जो हाजिर हो, यद्यपि वो साक्षी के रूप में समन ना किया गया हो, परीक्षा कर सकता है। यानी कि चाहे वो साक्षी, मान लीजिए न्यायालय में उपस्थित है, ठीक है, और उसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है, समन नहीं किया गया, फिर भी वहाँ पे न्यायालय चाहे तो उसकी परीक्षा कर सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है। किसी व्यक्ति को जिसकी परीक्षा पहले की जा चुकी है पुनः बुला सकता है, यानी कि जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है उसको पुनः बुला सकता है। जो न्यायालय उपस्थित नहीं है उसको समन कर सकता है, जो न्यायालय उपस्थित है उसको क्या कर सकता है, परीक्षा कर सकता है। जो जिसको परीक्षा की जा चुकी है उसको पुनः परीक्षा की कर सकता है न्यायालय। और यदि न्यायालय मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए कि ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा, पुनः बुलाएगा, उसकी पुनः परीक्षा करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें किसके लिए करेगा, न्याय संगत विनिश्चय के लिए। तो यह जो मामला आता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष या फिर न्यायालय के समक्ष, तो यहाँ पे जांच विचारणा या अन्य कार्रवाई में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी चीज की जो हाजिर है उसकी साक्षी के रूप में भले ना बुलाया गया हो लेकिन उसकी परीक्षा कर सकता है। तीसरी चीज ये इसमें आई है कि जो जिसकी परीक्षा पहले की जा चुकी है, यानी कि जो मामले में उसकी एग्जामिनेशन पहले की जा चुकी है, फिर भी उसको क्या किया जा सकता है, वो न्यायालय पुनः परीक्षा के लिए बुला सकता है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब धारा 311 जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कोर्ट विटनेस कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट विटनेस इसमें इस धारा को कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो धारा 311 है इसका सोर्स क्या है, यानी कि इसको यहाँ पे लाने का मतलब क्या हुआ, कैसे आया है ये 311। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो धारा 165, ठीक है, एविडेंस एक्ट की, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 है, वहाँ पर क्या बताया गया है। पहले तो 165 हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आसानी से 311 का लिंक समझ में आएगा। सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। ठीक है, तो न्यायालय को क्या शक्ति है, वो कोई प्रश्न कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट पेश करवा सकता है। ठीक है, तो न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए, यानी कि जो रिलेवेंट फैक्ट है उसका पता करने के लिए, जो मामले से जो भी सुसंगत तथ्य हैं आए हैं उनका पता करने की चलाने के लिए या उनका उचित सबूत प्राप्त करने के लिए, यानी उनसे रिलेटेड कोई जो साक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अब न्यायालय क्या कर सकता है, किसी भी रूप में, पहली चीज किसी भी समय और किसी भी साक्षी या पक्षकारों से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ रही है, जो न्यायालय है क्या कर सकता है, सुसंगत तथ्यों को पता चलाने या उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय और किसी साक्षी से या पक्षकारों से सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई प्रश्न जो वो चाहे वो पूछ सकता है। यानी कि सुसंगत तथ्यों को पता लगाने के लिए प्रश्न कैसा पूछ सकता है, चाहे सुसंगत तथ्य हो चाहे विसंगत तथ्य के बारे में कोई प्रश्न हो, इन दोनों के बारे में यहाँ पे क्या कर सकता है, वह प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ तो पहली चीज आ गई। अब दूसरी चीज आती है कि किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकता है। दूसरा चीज, तो यहाँ पे क्या है कि इन सभी के बारे में जो चीज यहाँ पे प्रश्न कर रहा है या फिर कोई दस्तावेज मंगा रहा है, इसके बारे में ना तो पक्षकार और ना उसके अभिकर्ता हकदार होंगे कि ऐसा कोई प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, यानी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, चाहे पार्टी हो, ठीक है, या फिर उनके अभिकर्ता एजेंट हो, वो कोई किसी भी प्रकार का ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि आप ऐसे न्यायालय से कि आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक है ना, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मंगा सकते। तो यहाँ पे ऐसा किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर सकते, ना ही ऐसे प्रश्न के प्रत्युत्तर में, यानी कि जो प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर दिया गया था उसकी प्रति परीक्षा भी नहीं कर सकते न्यायालय की इजाजत के बिना। ठीक है ना, तो यहाँ पे न्यायालय को पावर दे दी गई है। तो न्यायालय को पावर किस चीज़ की दी गई है, या तो पेशकरण यानी कि कोई डॉक्यूमेंट पेश करवाना है या फिर उससे कोई प्रश्न पूछना है, तो उसके लिए क्या करेगा, तो न्यायालय सबसे पहले तो पक्षकार को बुलाएगा। तो पक्षकार को कैसे बुलाएगा, जो साक्षी होंगे साक्षी के रूप में समन करेगा। तो समन के बारे में यहाँ पे प्रोसीजर कहाँ पे बता दिया गया, आपका जो धारा 311 है CRPC, वहाँ पे प्रोसीजर बता दी गई। तो धारा 311 का स्रोत कहाँ से आया, 165 से आया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करके पढ़नी है ताकि आपको आसानी से याद में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको 165 भी समझ में आया होगा और 311 भी समझ में आया होगा। इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको पूरा याद हो जाए।
अब धारा 311 ए के बारे में बात करते हैं। धारा 311 ए जो है वो जोड़ी गई थी आपकी 2005 के संशोधन के द्वारा। आप इसको भी संशोधन याद रखिए, क्योंकि ये संशोधन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो धारा 311 ए जो है वो 2005 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो 23/6/2006 से लागू है ये। तो नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है किसी व्यक्ति को कि भैया ये जो हस्तलेख है इसको कंपेयर करने के लिए आप क्या करें, किसी पेज पर साइन करें और या फिर कोई यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखें ताकि हम उससे रिलेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का समाधान क्या हो रहा है कि चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो या फिर किसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत अभियुक्त भी है, यानी कि इसमें अभियुक्त भी शामिल है, कोई अदर पर्सन भी आ सकता है या फिर और अभियुक्त भी इसके अंतर्गत आता है, तो उसके नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख लेने का निर्देश देना समीचीन है, तो उस आशय का आदेश कर सकेगा। अब यहाँ पे ऐसा लिखा क्यों है कि उसको अभियुक्त भी है, उसको क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि भैया अपना हस्ताक्षर दो, अपना हस्तलेख दो। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल 20 है, ठीक है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या कहता है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि इसको यहाँ पे बाध्य तो किया जा रहा है कि भैया अपने साइन दो, हस्ताक्षर करो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये उल्लंघन भी है एक प्रकार से, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि उसको किसी भी साक्ष्य को, यानी कि मान लीजिए कोई हस्तलेख वाला कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया है, अब उसके कोरबोरेशन करना है, बिना कोरबोरेशन के क्या क्या कर दिया जाता है, दोष सिद्धि कर दी जाए तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या किया गया है, ये सेक्शन जोड़ी गई है कि आप उससे क्या कर सकते हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए उसके हस्तलेख मिलान करने के लिए या फिर उसके हस्ताक्षर वगैरह हैं उसको मिलान करने के लिए नमूना लिया जा सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसके अंतर्गत अभियुक्त भी आता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे एविडेंस एक्ट की, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 73 में आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि जो भी न्यायालय है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आए हैं उसके मिलान करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए उससे हस्तलेख लिया जा सकता है, उसके हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। 73 इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो जो नमूना हस्ताक्षर लेके इसको साबित करने के बारे में यहाँ पे देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आप कैसे साबित कर सकते हैं उसका हस्ताक्षर वगैरह। तो सेक्शन 1 आती है एक्सपर्ट राय, सेक्शन 47, ठीक है ना, 45 47 भी है। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद 67 में भी यहाँ पे बताया गया है उसको साबित करने के बारे में प्रावधान। तो ये आप इंटरलिंक कर सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से। ठीक है, बस इतना ही इसको इसमें बताया गया है 311A में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हस्तलेख के बारे में सिर्फ यहाँ पे मजिस्ट्रेट की पावर बताई गई है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की पावर। अब धारा 313 भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर बेस्ड ये सेक्शन है। 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति, प्रत्येक जांच विचारण में इस प्रयोजन से अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। यानी कि ये धारा कब आती है इन्फोर्स में, जब आप देखेंगे जब ट्रायल चलती है, ठीक है ना, विचारण चलता है, ट्रायल के दौरान जब प्रोसिक्यूशन की जैसे एविडेंस आते हैं, प्रोसिक्यूशन यानी कि जो विक्टिम की ओर से जो प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील खड़ा होता है उसके जितने भी विटनेस आते हैं, जो तो उन सबकी क्या होती है, एग्जामिनेशन होती है। जब उन सभी के एग्जामिनेशन हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जो अभियुक्त है उसके एविडेंस आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आने के बाद और उसके अभियुक्त के एविडेंस लेने के पहले यहाँ बीच में एक धारा आती है 313, यहाँ पे अप्लाई होती है। 313 में क्या होता है, जब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस आ गए तो यहाँ पे उनका एग्जामिनेशन हो गया और यहाँ पे अभियुक्त के विटनेस का जो भी एग्जामिनेशन होना है, उसका साक्ष्य देना आना है, उससे पहले इन दोनों के बीच में एक धारा 313 है। इसमें क्या कहता है कि किसी प्रकरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे। यानी कि यहाँ पर क्या है कि वो साक्षी के रूप में यहाँ पे नहीं पूछ रहा है अभियुक्त से, ठीक है ना, यहाँ पे साक्षी जो है वो विवश नहीं है कि जो उससे प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर देने के लिए बाध्य हो।
ठीक है। यहाँ पे जनरल उसके स्पष्टीकरण के लिए पूछा जाता है कि भैया अब देखो एविडेंस तो आ गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आया तो भैया तुम्हारा क्या कहना है, ठीक है। नॉर्मल स्पष्टीकरण के लिए पूछता है, स्वयं स्पष्टीकरण कर सके उस अपराधों के बारे में, ठीक है। अभियोजन के साक्ष्यों का परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व, ये जो चीज मैंने अभी बताया कि उसके एविडेंस आ गए, ठीक है ना, एग्जामिनेशन हो गया, सारी चीज होने के पश्चात और अभियुक्त की डिफेंस, यानी कि अभियुक्त डिफेंस कैसे करेगा, अपना साक्ष्य पेश करने के बाद विटनेस लाएगा, तो वहां पे इन दोनों के बीच की धारा ये 313 है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, उससे साधारणतः प्रश्न किया जाता है न्यायालय के द्वारा, किसके लिए, कि जो उसकी परिस्थितियां हैं उसको स्वयं स्पष्ट कर सके अभियुक्त। ये सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। परंतु किसी समान मामले में जहाँ न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति खारिज से अभिमुक्ति दी है तो खंडखा के अधीन उसकी परीक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है, यानी कि अब उसको छूट दे दी गई कि भैया आप अभियुक्त नहीं आओ, ठीक है ना, आपने प्लीडर भेज देना, यहाँ पे सारी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें इस कंडीशन में क्या करना होगा, इस जो बी नंबर का क्लॉज बताया गया है इसको छोड़ दिया जाएगा, उससे जब उपस्थित नहीं है अभियुक्त तो वहां पर क्या किया जाएगा, उससे प्रश्न क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका धारा 313, ये आप इतना ही याद रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन के जो साक्ष्य है उसके आने के पश्चात और अभियुक्त डिफेंस करने के पहले, अभियुक्त के डिफेंस करने के पहले ये धारा पूरी आती है। अब यहाँ उपधारा 2 क्या कहती है, उपधारा 2 क्या कहती है कि जब अभियुक्त का उपधारा 1 के दिन परीक्षा की जाती है ना, यानी कि जो ऊपर अभी परीक्षा की गई है उससे प्रश्न पूछे गए हैं वो शपथ पर नहीं होगा, यानी ओथ पर उसमें प्रश्न नहीं पूछा जाते, ओथ उससे दिलाई नहीं जाती, शपथ दिलाया नहीं जाता, यानी कि जो कोई विटनेस आता है उसके जब एग्जामिनेशन होता है तो वो क्या होता है, वो ओथ पर होता है, ठीक है ना, शपथ पर होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ओथ पर नहीं होता है, जो अभियुक्त है वो साक्षी नहीं होता है, ठीक है। तो साक्षी कब होता है वो आगे हम पढ़ेंगे धारा 315 में। तीसरा क्लॉज क्या कहता है, अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने से या उसके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय ना हो जाएगा, यानी कि जब इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, न्यायालय जब ऐसे प्रश्न पूछ रहा है या फिर गलत उत्तर दे रहा है अभियुक्त या फिर इनकार कर रहा है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तो यहाँ पे उसके लिए उसको दंडनीय नहीं किया गया है, यानी कि उसको दंड नहीं मिलेगा कि आपने न्यायालय के पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ठीक है, या फिर आप न्यायालय पूछ रही है आप गलत उत्तर दे रहे हो, तो इसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे धारा 313 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्लॉज 4 क्या कहता है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर उस जांच या विचारण के विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध जिसके उसके द्वारा किया जाना दर्शाने कि उन उत्तरों को प्रवृत्ति हो। अब यहाँ पे पूरी कुल मिला के उपधारा 4 में यह बताया गया है कि उसके द्वारा जो यदि कुछ बोल रहा है, जो उससे प्रश्न किए गए हैं उसके बारे में कुछ जवाब दे रहा है, ठीक है ना, कुछ आंसर दे रहा है वो, तो उसका क्या किया जा सकता है, जो आंसर है उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है, उसी अपराध में या किसी अन्य ऐसे अपराध में जिसका उसके द्वारा किया जाना कथित है, ठीक है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, ऐसे उत्तर को साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकता है। अब इस धारा को, जो धारा 313 है ना, धारा 313 को क्या कहा जाता है, बचाव साक्षी कहा जाता है, यानी कि बचाव साक्षी के रूप में इस धारा को प्रयोग किया जा सकता है। अब धारा 315, 314 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में आते हैं उसी से रिलेटेड में प्रावधान पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 315 क्या कहता है, अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। तो क्या अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होता है, क्योंकि आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि उसको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या वो साक्षी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन कब, वो अपने डिफेंस में बोल सकता है, अपने विरुद्ध नहीं बोलेगा, ठीक है, उस अपने विरुद्ध बोलने के लिए उसको विवश नहीं किया, लेकिन साक्षी नहीं हो सकता, लेकिन अपने डिफेंस में अपने बचाव करने के लिए तो साक्षी हो सकता है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा, यहाँ पे सिर्फ प्रतिरक्षा करने के लिए है, ठीक है ना, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं है कि उसके विरुद्ध ये यूज किया जाए, तो वहां पे क्या है, अपने डिफेंस के लिए ये जो बचाव के लिए क्या कर रहा है, वो साक्ष्य दे सकता है, वो साक्षी हो सकता है, ठीक है, और अपने विरुद्ध या उसी विचार में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे, यानी कि उसके साथ जो कोई सह अपराधी है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या कर सकता है, उस साक्ष्य दे सकता है,
तो वहाँ पे ये चीज़ सारी चीज़ बताइए कि अपने विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकता, लेकिन अपने बचाव में साक्ष्य दे सकता है, अपने प्रतिरक्षा करने के लिए साक्ष्य दे सकता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, उसको साक्षी बनना है, यदि यानी कि अपने बचाव में उसको विटनेस बनना है खुद को, तो क्या करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रोवाइजो में कि वह स्वयं अपने लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में ना बुलाया जाएगा, यानी कि जब तक उसने स्वयं आवेदन लिखित रूप में ना किया हो तब तक उसको साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। ये क्या है, ये बाध्यता है कोर्ट पे कि वो जो भी अभियुक्त है उसको क्या नहीं किया जाएगा, साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। कब तक, जब तक कि जो अभियुक्त है स्वयं लिखित में आवेदन ना करे कि भैया हाँ कोर्ट हमको क्या करो कि हमको यहाँ पे क्या है साक्षी के रूप में बुला लो, ठीक है ना। आवेदन देता है कि हमको अपना बचाव में तो साक्ष्य देना है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, लिखित आवेदन देगा। दूसरी चीज कि उसका स्वयं साक्ष्य ना देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय ना बनाया जाएगा, यानी कि उसका स्वयं साक्ष्य ना देना, जो उसको साक्ष्य नहीं दे रहा है तो पक्षकारों के किसी के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा भी टीका टिप्पणी नहीं किया जाएगा, और ना उसके या उसकी विचारणा के साथ उसी आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उदाहरण की जाएगी, ठीक है ना। यदि मान लीजिए वो साक्ष्य नहीं देता है स्वयं के विरुद्ध, तो वहां पे क्या है, कोई भी ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी न्यायालय के द्वारा, ये बताया गया। अब जो सक्षमता से संबंधित प्रावधान यानी कि लिंक करके यदि पढ़ें इसको, तो कुछ सक्षमता यानी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड प्रावधान हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। अभी देखते हैं उसको। अब यहाँ पे सक्षमता से रिलेटेड कुछ प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम में एक धारा है, धारा 11। धारा 11 क्या कहती है कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो प्राप्त व्यय हो यानी कि माइडर ना हो, स्वस्थ चित्त हो, विधि द्वारा उसे प्रोहिबिट ना किया गया हो, वो सक्षम है संविदा करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही आप सेक्शन 12 भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि संविदा किया जाए तो वह व्यक्ति उस संविदा को समझने और उसके प्रभाव के बारे में निर्णय ले सके, ठीक है। ये स्वस्थ चित्त कहलाता है। ये सारी चीज कुछ बातें यहाँ पे सेक्शन 12 में बताई गई है। उसी प्रकार से यदि आप टीपीए देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उसके धारा 7 में क्या बताया गया है कि जो संपत्ति है उसको अंतरित करने के लिए कौन सक्षम होगा। तो जो संविदा करने के लिए सक्षम है वो भी टीपीए के अंतर्गत, यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए भी सक्षम है, ठीक है। संपत्ति अंतरण के लिए, लेकिन संपत्ति अंतरण का हकदार होना चाहिए, तभी ऐसा नहीं कि वो संविदा करने में सक्षम है तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसका हकदार भी होना चाहिए, बेआईन के लिए प्राधिकृत भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे टीपीए में बता दी गई उसकी सक्षमता के बारे में। उसके बाद आता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 18, 19, 20 यहाँ पे बताया गया है कि कौन स्वीकृति कर सकते हैं, यानी कि जो एडमिशन है वो कौन कर सकता है, यानी सक्षम कौन होगा एडमिशन करने के लिए। ये 18, 19 धारा 18, धारा 19, धारा 20 यह बताता है। उसके बाद धारा 118, धारा 119, धारा 120 और धारा 133, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट की बताता है कि सक्षम साक्षी कौन होगा। 118 में बताया गया है कि जो क्वेश्चन को समझ सके और उसका रेशनल आंसर दे सके वो सक्षम साक्षी है। 119 में बताया गया है कि जो डम यानी कि जो बोल नहीं सकता उसको भी साक्ष्य लिया जा सकता, वो भी सक्षम साक्षी होगा। 120 में बताया गया है कि पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे। 133 में बताया गया है कि जो अकॉम्प्लिस है यानी कि सह अपराधी है वो भी क्या है, सही एक सक्षम साक्षी होगा जो अपने अभियुक्त के विरुद्ध है। अब यहाँ पे 315 में बताया गया उसकी सक्षमता के लिए क्या है, अभियुक्त सक्षम साक्षी कब होगा, जब वो आवेदन करता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजन इसी प्रकार के जो धारा 315 में बताया गया ना, सेम उसी प्रकार का प्रोविजन आपको मिलेगा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसकी धारा 21। धारा 21 में भी बताया गया है कि अभियुक्त का सक्षम साक्षी होने से संबंधित प्रावधान, तो जो धारा 315 में वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। तो ये है आपका कुछ कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं। यदि आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे 315 में देखें तो अपने को क्या है बचाने के लिए, यानी अपने प्रतिरक्षा में साक्ष्य दे रहा है तो वो सक्षम साक्षी है। लेकिन यदि आप देखेंगे धारा 306 में, धारा 306 में जो साक्ष्य देता है वो साक्षी बनता है वो दूसरे को फंसाने के लिए बनता है, यानी कि जो सह अपराधी होता है उसको क्षमादान दिया जाता है। और क्षमादान क्यों दिया जाता है, ताकि दूसरे के विरुद्ध क्या करे, जो मुख्य अपराधी है उसको उसके विरुद्ध साक्ष्य दे। तो वहाँ पे जब ये साक्ष्य दे रहा है वहाँ पे भी साक्षी होगा, लेकिन वहाँ पे साक्षी कैसे होगा, वो दूसरों को फंसाने के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है धारा 315 में ये अपने को बचाने के लिए साक्ष्य दे रहा है धारा 315 में।
तो ये सक्षम साक्षी यहाँ पे ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इसको 306 से भी कनेक्ट कर सकते हो आप। अब यहाँ पे धारा 316 क्या कहती है कि प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए असर का काम ना लाया जाना। ये धारा 306 और 307 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यानी 306 और 307 के अलावा किसी वचन या धमकी या अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या ना करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। यानी कि उसको जो धारा 306 या 307 में है उसको उत्प्रेरित तो किया जाता है कि वहां पे क्या है कि आप साक्ष्य दो, दूसरे जो भी मुख्य अपराधी उसके विरुद्ध हम आपको छोड़ देंगे, ऐसे उत्प्रेरित किया जाता है। तो वहां पे उसके सिवाय किसी भी प्रकार की वचन धमकी अन्यथा कोई यहाँ पे कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर नहीं डाला जाए। किस उद्देश्य से? कि वो अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करे या फिर किसी बात को प्रकट ना करने के लिए उत्प्रेरित, यहाँ पे किसी प्रकार का उत्प्रेरण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ये होगी आपकी 317 में क्या बात किया गया है कि उसको छूट दे दी जाती है यदि मान लीजिए जो अभियुक्त व्यक्ति है वो बार बार विघ्न डालता है, कार्रवाई में बाधा डालता है, उसको छूट दे दी जाती है कि भैया आप रहने दो, आप ना आओ, अपने प्लीडर को भेज दो, अपने अधिवक्ता को भेज दो, आप उसी के माध्यम से हम काम चला लेंगे। ठीक है ना, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया 317 में। तो 317 एक बार पढ़ देता हूँ। कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध किया गया है। तो इस संहिता के अधीन जांच या विचारण की किसी भी प्रक्रिया में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यानी कि ऐसे नहीं अब मुक्ति दे दी जाएगी, यहाँ पे जो रीजन होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कब जांच या विचारण के किसी भी स्टेज पर किसके द्वारा, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि यदि समाधान हो जाता है न्यायालय का कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, यानी कि जो उसकी हाजिरी है वो न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, वो नहीं भी आएगा तब भी काम चलेगा, या फिर अभियुक्त न्यायालय की कार्रवाई में बार बार विघ्न डालता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किए जाने की दशा में वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से अवमुक्ति दे सकता है कि आप रहने दो, आप नहीं आओ, अपने प्लीडर को भेज दो, अपने जो भी आपका वकील है उसको भेज दो, उसके माध्यम से यहाँ पे कार्रवाई कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति में जांच या विचारणा करने के लिए अक्सर हो सकता है और कार्रवाई किसी पश्चातवर्ती प्रकरण में ऐसे व्यक्ति हाजिरी का निर्देश दे सकता है, यानी कि पश्चातवर्ती जो भी इसके स्टेजेस होंगे, जो भी यहाँ पे कार्रवाई होगी उसमें क्या है उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन यदि पश्चातवर्ती किसी प्रकरण में उसको बुलाया जाना चाहिए तो उसको बुलाए जाने का यहाँ पे आदेश कर सकते हैं, यानी कि उसको व्यक्ति हाजिरी का निर्देश दे सकते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे उपस्थित रहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 317, इतना ही इंपॉर्टेंट है। 318 यहाँ पे बताया गया कि प्रक्रिया जहाँ अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता है, यानी कि जो अभियुक्त है वो क्या है कार्रवाई को समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब वो जो अभियुक्त है ऐसा भी नहीं कि वो पागल है, ठीक है ना, पागल भी नहीं है फिर भी नहीं समझ रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यदि अभियुक्त विकृत चित्त ना होने पर भी, यानी विकृत चित्त मतलब पागल नहीं है फिर भी कार्रवाई को उसे नहीं समझाई जा सकती है, तो न्यायालय जांच या विचारण में अग्रसर हो सकते हैं, यानी कि जांच विचारण तो करेगा और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में, यानी कि जब उच्च न्यायालय है तब तो ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय से अगर भिन्न न्यायालय है तो यहाँ पे क्या किया गया, ऐसी कार्रवाई का परिणाम ये दो सिद्धि है, यानी जांच विचारण हो गई, ठीक है ना। यदि मान लीजिए सेशन न्यायालय है, सेशन न्यायालय क्या करता है कार्रवाई चला रहा है, अब कार्रवाई में क्या है जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझाया नहीं जा पा सकता है, ठीक है, लेकिन वो अभियुक्त पागल भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया गया, सेशन न्यायालय को जांच विचारण पूरी तरह कर लिया जाएगा और जब इसकी सेशन न्यायालय को लगेगा कि उसकी कार्रवाई जो की गई है उसका परिणाम क्या होगा, दो सिद्धि, यानी कि उसका कन्विक्शन फिक्स है, तो कार्रवाई के मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय को भेज दिया जाएगा, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसको भेज देगा उस सेशन न्यायालय जिस स्टेट में है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो भी हाई कोर्ट लगता है तो वहाँ पे क्या करेगा उसकी रिपोर्ट भेज देगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, उसका कन्विक्शन, यहाँ पे परिणाम क्या निकलेगा, कन्विक्शन ही निकला है, और उसकी जो भी रिपोर्ट है उसको न्यायालय को भेजेगा, कौन से न्यायालय को, हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, और उच्च न्यायालय उस पर जैसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे, यानी कि हाई कोर्ट जैसा उचित समझे उस प्रकार का आदेश दे सकता है। ये हो गई कि अभियुक्त कार्रवाई ना समझे तब, यानी कि पागल नहीं है फिर भी कार्रवाई नहीं समझ रहे, तो वहाँ पे ऐसा पूरी प्रोसीडिंग की जाएगी। अब अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। अब यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति जो दोषी प्रतीत होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अभियुक्त नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन न्यायालय को लगता है ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, तो वहां पे उसको अभियुक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जहां किसी अपराध की जांच विचारणा के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है, किससे प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे जो एविडेंस आए हैं उसके मार्फत यहाँ पे क्या है, न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, यानी कि जो उसमें आरोप, जिसके ऊपर आरोप नहीं लगा है, जो अभियुक्त नहीं है, तो वहां पे क्या किया सकता है, ऐसे भी व्यक्ति को, ऐसे अपराध किया जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, यानी कि अभियुक्त के साथ भी उसका क्या किया सकता है, विचारण किया जा सकता है, ऐसा साक्ष्य आया है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकता है। यानी कि जो मामला, मान लीजिए कोई अपराध हुआ, मर्डर हुआ है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने शक के बिना पे ए को गिरफ्तार, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अब वहां पे इसके एवज में कोई बहुत से साक्ष्य आए, विटनेस आए, ठीक है ना, तो जो भी साक्ष्य है उसके मार्फत यहाँ पे उस साक्ष्य से न्यायालय को यह लगता है कि जो बी नाम का व्यक्ति है उसने भी ऐसा अपराध किया है, ठीक है ना, उस साक्ष्य से पता चलता है। तो यहाँ पे न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश देगा कि जो बी नाम का व्यक्ति है उसको भी अभियुक्त बनाओ, ठीक है, तो उसको भी, उसके भी खिलाफ उसका विचारण किया जा सकता है, तो उसका भी विचारण इसमें ये किया जाए। ये बताता है आपका सेक्शन 319। अब जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है, वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए मामले की परिस्थितियों के अपेक्षा अनुसार गिरफ्तार या समन किया जा सकता है। यानी कि यदि मामला, जो व्यक्ति है जिसको अभियुक्त बनाया जाने के लिए साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है, अब न्यायालय क्या करेगा, अब उसका यहाँ पर गिरफ्तारी करने के लिए या फिर समन कर सकता है कि भैया इसको गिरफ्तार करके लाओ, या फिर समन भेजेगा कि वो उपस्थित हो किसी डेट पे या फिर किसी तारीख पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार इसको बुलाया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, अभियुक्त बनाया जा सकता है। ये सिर्फ अभियुक्त बनाने के लिए यहाँ पे बताया गया है धारा 319 में। अब धारा 319 की बात करें तो इसमें एक केस था, हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, हरदीप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 2014 का मामला था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इसमें जो 319 में जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो क्या है, विवेकाधीन है, यानी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको चाहे तो अभियुक्त बनाए चाहे ना बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर उसको प्रतीत होता है कि अभियुक्त बनाया जाना चाहिए तो बना सकता है, ये 319 में है। अब 320 सबसे इंपॉर्टेंट अपराधों का समन, जो हमारे अभी इस लेक्चर के लास्ट सेक्शन है, नीचे दी गई सारणी, यानी सबसे पहले तो आप समझिए कि समन क्या होता है। समन का मतलब क्या होता है कि कोई अपराध हुआ है, ठीक है ना, ए ने अपराध किया है बी के खिलाफ, तो यहाँ पे कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका ए क्या कर सकता है, बी से समझौता कर सकता है, ये जो अपराध है उस समझौता कर लिया जाए, तो यहाँ पे समझौता कर सकता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि समझौता तो हो सकता है लेकिन न्यायालय की इजाज़त से हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे बी के खिलाफ अपराध हुआ है, इसके सहमति से समन तो हो सकता है, समझौता हो सकता है, लेकिन बी मर गया है, अब उसके एवज में कौन करेगा, इसका विधिक प्रतिनिधि आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि नीचे दी गई सारणी प्रथम 2 स्तंभ में निर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का समन उस सारणी के तृतीय स्तंभ में लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। यानी कि पहला सब सेक्शन यहाँ पे बताया गया है कि जो अपराध यहाँ पर बताए गए, इस कॉलम में जितने भी अपराध बताए गए हैं, और यहाँ पे क्या है, उसकी धारा बताई गई है, 299 298 है, 323 है, 334 है प्रकोपन पर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो धाराएं हैं उसका जो समन करना है तो किसके साथ किया जाएगा, यानी कि जो ए नाम का जो अभियुक्त है ये समन तो हो कर सकता है, लेकिन ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का समन किया जा सकता है, यानी कि वह व्यक्ति जिसके, मान लीजिए यहाँ पे एक 298 है, 298 का ऑफेंस किया ए ने, किसके विरुद्ध, वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना आसाइद है, यानी कि बी नाम के व्यक्ति को ठेस पहुंचाया इसने, इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया किसने, ए ने। अब यहाँ पे ए क्या करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, इसी की लंबा ट्रायल चलने से अच्छा है समझौता कर लो, ठीक है ना, कुछ पैसे देने के बाद भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जब क्या किससे करेगा, बी के पास जाएगा कि भैया हम एक काम करते हैं, इसको समझौता कर लेते हैं,
ठीक है, समन कर लेते हैं, ताकि इतना लंबा कौन जाएगा कोर्ट, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आपको भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, समझौता कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझौता किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा, यहाँ पे जो व्यक्ति बताएंगे उन्हीं के द्वारा किया किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। तो ये आपको पूरा कॉलम देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके पास बैरिक्ट है तो आप पूरा ये कॉलम देख सकते हैं। ठीक है, इतने अपराध बताए गए हैं जो जिसमें न्यायालय की इजाज़त की जरूरत नहीं है, आपस में ही क्या कर सकते हैं, पार्टी यहाँ पे समन समझौता कर सकते हैं। अब आता है दूसरा सबसेक्शन। दूसरा सबसेक्शन क्या कहते हैं कि 2 स्तंभ में विनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में धाराओं का समन उस न्यायालय की अनुज्ञा से किया जाएगा। ठीक है, जिसके समक्ष ऐसे अपराध के लिए आवेदन संबंधित 33 स्तंभ में लिखित व्यक्तियों द्वारा किया सकता है। यानी कि व्यक्ति तो आएंगे, यानी जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो व्यक्ति भी आएंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए जिसकी स्त्री है, यहाँ पे पहला क्या है कि वह स्त्री जिसका गर्भपात कार्य किया गया है, ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया है, इसको मिस कैरिज किया है। किसके, जो यहाँ पे एक वोमेन थी। ठीक है ना, तो इस स्त्री की यदि चाहती है कि समझौता हो तो यहाँ पे समझौता हो सकता है, लेकिन ये समझौता कैसे होगा, न्यायालय की इजाज़त से। यहाँ पे जो सारणी, यहाँ पे दो सबसेक्शन 2 में जितने भी अपराध बताए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी अपराध बताए गए हैं तो उसके लिए न्यायालय की कंसेंट जरूरी है। बिना और न्यायालय के कंसेंट के यहाँ पे अपराध का समन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि जब इस धारा के अधीन कोई अपराध समनीय है तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण और ऐसे अपराध का प्रयास, यानी कि जितने भी ऊपर अपराध बताए गए थे जिसका समन किया जा सकता है, अब उस समन को मान लीजिए उस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है या फिर उस अपराध को करने का प्रयत्न किया गया, मिसकैरेज करने का प्रयत्न किया गया मान लीजिए, तो उसका भी क्या किया जा सकता है, समन किया जा सकता है। ऐसे जो भी अपराध ऊपर बताया गया ना, उसका यदि दुष्प्रेरण भी किया गया है या फिर प्रयत्न अटेम्प्ट भी किया गया ना, यानी चोरी के प्रयत्न भी किया गया, तब भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, समन किया जा सकता है। ठीक है, और आईपीसी की धारा 34 या 149 के अधीन दायी है तो उसी प्रकार समन किया जा सकती है। यानी कि 34 में यह दो से अधिक है, ठीक है, 149 में है, 5 से अधिक है, तो वहाँ पे भी क्या किया जा सकता है, इसका भी यहाँ पे समन किया जा सकता है। फोर्थ आता है, फोर्थ का ए नंबर की जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध को समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता 18 वर्ष से कम आयु का है, या जड़ है, पागल है, तब कोई व्यक्ति उसकी ओर संविदा करने के सक्षम हो न्यायालय के जैसे। अब मान लीजिए थर्ड कॉलम में ऐसे व्यक्ति बताया गया था जिसके द्वारा समन किया जा सकता है, यानी जो विक्टिम पक्ष था, ठीक है ना, जो पीड़ित था उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, समन किया जा सकता, समझौता किया जा सकता है। अब मान लीजिए जो पीड़ित है वो क्या है, 18 वर्ष से कम आयु का है, या फिर जड़ है यानी इडियट है, पागल है, तब उसकी ओर से कौन यहाँ पे समन कर सकता, समझौता कर सकता है, उसकी ओर से जो भी संविदा करने के लिए सक्षम है न्यायालय की अनुज्ञा से, यानी न्यायालय के कंसेंट से क्या कर सकता है, अपराध का समन कर सकता है। और दूसरी चीज आती है कि जब व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध समन करने के लिए तो अन्यथा सक्षम होता मर जाता है, यानी कि जो समन करने के लिए यहाँ पे आया था, जो पीड़ित व्यक्ति था वो समन कर सकता था लेकिन वो मर गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, सीपीसी के जो अधीन जो विधिक प्रतिनिधि बताए गए, विधिक प्रतिनिधि का 211, ठीक है, सेक्शन 2 का क्लॉज 11 में विधिक प्रतिनिधि के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर ऐसा विधिक प्रतिनिधि क्या कर सकता है, समन कर सकता है। ये हो गए। अब क्लॉज 5 क्या बात करता है कि जब अभियुक्त विचारण सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी कि विचारण के लिए सुपुर्द किया जाता है, जैसे मामला कहाँ है, मजिस्ट्रेट के पास आया और वो मामला क्या है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वो मामले को क्या करता है, सुपुर्द कर देता है। या फिर जब वो दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, यानी कि कन्विक्शन तो हो गई और अपील लंबित है, यानी कि अपील पेंडिंग में है, ठीक है, यानी कि उसको कन्विक्शन 2 साल की कन्विक्शन हो गया, लेकिन उसने क्या किया है, अभियुक्त ने अपील कर दी, अपील पेंडिंग में है, तब अपराध का समन उस न्यायालय की इजाज़त के बिना अज्ञात नहीं किया जाए जिसे सुपुर्द किया गया, यानी कि या फिर जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है। अब मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट कोर्ट था इसने क्या किया, मामले को सुपुर्द कर दिया सेशन न्यायालय को, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर, यहाँ पे कन्विक्शन तो हो गया, इसकी अपील कहाँ कर दी, सेशन कोर्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे समन किया जाएगा वो किसकी इजाज़त से किया जाएगा, या तो सेशन की जहाँ पे मामला गया है सुपुर्द किया गया है, या फिर जहाँ पे अपील की गई है उसमें क्या किया जाएगा, वहाँ पे उसकी इजाज़त के साथ यहाँ पे समन किया जा सकता, समझौता किया जा सकता है, या मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, कन्वेंशन जिसने किया, अब जहाँ पे अपील गई है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चलेगा।
सिक्स क्लॉज आता है कि 401 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कार्य करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश किसी व्यक्ति किसी अपराध का समन करने की अनुमति दे सकते हैं जिसका समन करने के लिए वह ये धारा के अधीन सक्षम है। यानी कि पुनरीक्षण में ये किया गया है, यानी कि पुनरीक्षण का आवेदन लगाया गया है, जो हाई कोर्ट कर रहा है, सेशन कोर्ट कर रहा है, तो वहां पर भी क्या किया सकता है, पुनरीक्षण में भी समन करने का आदेश दे सकता है, अनुज्ञा दे सकता है। ठीक है ना, ये पुनरीक्षण में भी अलाउ हो गया रिवीजन में। अब क्लॉज 7 क्या कहता है? क्लॉज 7 कहता है कि यदि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि कारण किसी अपराध के लिए है तो वर्धित दंड से या भिन्न किसी दंड से यानी कि उसको पूर्व दोषसिद्धि है, ठीक है, किसी अपराध में, तब वहां पे उसको समन नहीं करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वो समन नहीं कर सकता है। यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन है तो वहां पे समन नहीं किया जाएगा, समझौता नहीं किया जाएगा। प्रीवियस कन्विक्शन से कैसे साबित की जाएगी? सेक्शन 298 सीआरपीसी में यहाँ पे बताया गया है। 8th क्लॉज कहता है कि अपराध के इस धारा के दिन समन का क्या प्रभाव होगा, यानी इस समन जब किया जा रहा है, समझौता किया जा रहा है, तो उसको छोड़ना होगा अभियुक्त को। जब समझौता हो गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, ट्रायल तो चलेगी नहीं है, तो उसका प्रभाव का इफेक्ट क्या होगा उस समन का? तो उस अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा जिससे अपराध का समन किया गया है, यानी कि जो अभियुक्त होगा उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा कि भैया आप दोष मुक्त हुए, ठीक है, तो आपने कोई अपराध नहीं किया, यहाँ पे क्या है, समझौता हो गया, एक प्रकार से दोष मुक्ति हो गई। 9th क्लॉज कहते हैं अपराध का समन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा यानी कि जो अपराध का समन किया जाएगा वो सिर्फ इसी धारा के अकॉर्डिंग किया जाएगा, किसी अन्य धारा में नहीं किया जाएगा। इतना ही पूरा बताइए, बाकी राज्य संशोधन है, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे पूरा 9 क्लॉज हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको धारा 309 से लेकर 320 तक की जितने भी प्रोविजन है इन सबको समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 10 वर्ष का है, ठीक है, तो 10 वर्ष का है, उसका क्या किया जा रहा है, उसका वो साक्ष्य दे रहा है। अब जो साक्ष्य तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, ठीक है, तो जो कोई भी व्यक्ति जब साक्ष्य दे सकता है तो वहाँ पे 10 वर्ष का व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या है, माइनर है। तो वो क्या है, जब साक्ष्य देगा तो उसका जो साक्ष्य दिया जा रहा है वो शपथ पर होगा क्या, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि शपथ पर साक्ष्य देगा कि नहीं देगा। ये क्योंकि जो साक्ष्य होता है वो हमेशा शपथ पर ही होता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करना है कि 10 वर्ष का व्यक्ति जो साक्ष्य दे रहा है उसका साक्ष्य शपथ पर होगा कि नहीं होगा।